हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक ब्रह्मास्त्र है भैया। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये मॉडल हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई। हम लोग इसलिए ये मॉडल पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हमें समझना है भाई। ठीक, किस तरीके से न्यूक्लियस टूटता है। ठीक है, बाई चांस मान लिया ऐसा न्यूक्लियस है, अब हमें इसे तोड़ना है। ठीक है, तो हम कैसे तोड़ेंगे जब टूटे। अब हम थोड़ी तोड़ेंगे, टूटेगा तो कुछ फोर्सेस के कारण। तो वो फोर्सेस कौन से होंगे, क्यों प्रोड्यूस होंगे, किस तरीके से होंगे, इस पूरे को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसकी सहायता से कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है। तो आराम से समझते हैं। देखो, लिक्विड मतलब बूंद, वो पानी समझ लो। ठीक है, एक तरीके से सरल भाषा में द्रव होता है, लेकिन चलो पानी समझ लो। ड्रॉप मतलब बूंद, यानी किसी भी द्रव की बूंद। उसी के आधार पर हम तुलना कर देंगे, उस बूंद की तुलना नाभिक से करेंगे भाई। कैसे करेंगे समझो। हम लोग जब छोटे क्लास में थे हम लोगों ने पढ़ रखा था कि कोई जो बूंद होती है उसमें सरफेस टेंशन होता है, यानी जिसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहा करते थे। ठीक है भाई, उस बूंद में डिसरप्टिव फोर्सेस होते हैं। डिसरप्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो उसे टूटने पे मजबूर कर देते हैं। जब डिसरप्टिव फोर्स ज्यादा हो जाते हैं तो बूंद टूट के छोटी छोटी मतलब गोल अलग अलग बूंदों में विभाजित हो जाती है भाई, सीधी बात है। उसी तरीके से यहां पर भी कुछ फोर्सेस होंगे। वो फोर्सेस की तुलना हम लोग करेंगे किससे, सरफेस टेंशन से कर देंगे। कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, वही हम लोग इसमें समझेंगे। किस तरीके से चीजें टूटेंगी यही हम लोग समझने वाले। देखो भाई, अच्छा ये बात पता है कि नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इन्हें मिला के हम लोग कहते हैं मेरे भाई न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इसे समझने से पहले एक चीज और समझ लो आप। हमने पहले भी कहा था कि आप 5 रुपए के आलू ले और 5 रुपए के और आलू ले, दोनों में आप कई बार चटनी डलवा लोगे तो ज्यादा आलू मिल जाएंगे अगर अलग अलग लोगे तो। लेकिन अगर 10 रुपए के इकट्ठे आलू ले तो उतनी चटनी बार बार डलवा नहीं पाओगे, तो आपको कम आलू मिलेंगे जब आप इकट्ठे लोगे। उसी तरीके से मेरे भाई, जब प्रोटॉन अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है, तो इनका द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर बना लेते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियस यानी नाभिक, तब क्या होता, मिलने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाती। अरे यार मेरे भाई, दो आदमी, इनके पास 1 करोड़, इनके पास 1 करोड़, अब दोनों ने बारात करी तो 10-10 लाख लुटा दिए शादी में, मान लिया 20 लाख रुपए घुस गए। अब क्या हुआ, 90-90 लाख रहेगा। तो जब मिलेंगे, दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, कुछ खर्चे होंगे, कुछ एनर्जी में खर्चा होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति कहते हैं सर। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग द्रव्यमान क्षति के टर्म में ही नापते हैं, आगे बताएंगे सर। ठीक है, तो किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं तथा न्यूक्लियस में निम्न 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाभिक के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन से समझिए। पहला, क्लोज पैकिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लोज पैकिंग मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कतई अंदर घुसे हुए, क्लोज पैकिंग होती है उनमें। ठीक है, दूसरा, हाई डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस का घनत्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी होती है सर। ठीक है, और शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कौन से फोर्सेस होते हैं भैया, वो वही तो होते हैं नाभिकीय बल बोलते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। वो जब दोनों कतई घुसे हुए हैं तो उनके बीच जो बल लगेंगे वो शॉर्ट रेंज बल होंगे भाई, सीधी सी बात है। इन तीनों प्रॉपर्टीज का रिजल्टिंग इफेक्ट न्यूक्लियस को सरफेस टेंशन के समान प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। यानी इन तीनों के चक्कर में एक ऐसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है जो किसकी तरह होती है, सरफेस टेंशन की तरह होती है। जिस प्रकार एक लिक्विड ड्रॉप की सरफेस पर सरफेस टेंशन होता है, यानी जैसे एक बूंद में सरफेस टेंशन होता है, वैसे ही इन तीनों के चक्कर में क्या हो जाता है, न्यूक्लियस में एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो किसकी तरह बिहेव करता है, सरफेस टेंशन की तरह। किसी लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स इसके स्फेरिकल वॉल्यूम यानी गोल है बूंद, ठीक है, में मूव करते हैं तथा इन मॉलिक्यूल्स का ड्रॉप में रैपिड मोशन इसके लिक्विड टेंपरेचर का मेजरमेंट होता है। जिस तरीके से वो मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसी से हम लोग टेंपरेचर को नापते हैं भाई। इसी प्रकार न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स का भी रैपिड मोशन इसके टेंपरेचर का मेजरमेंट होता है। बोहर ने इस टेंपरेचर को क्या नाम दिया, स्यूडो टेंपरेचर, यानी एक काल्पनिक आभासी टेंपरेचर कहा भाई। ठीक है, इस मॉडल को नील बोर ने 1936 में अपने कोलैबोरेटर कैलकर के साथ में डेवलप किया। इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए निम्न फैक्टर्स को यूज करते हैं। आइए समझते हैं क्या क्या फैक्टर थे। पहला था न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। कैसे होगा जरा समझो इसे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी न्यूक्लियस में पार्टिकल्स का इजेक्शन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लिक्विड ड्रॉप से मॉलिक्यूल इवापोरेट होता है। इवापोरेशन के लिए क्या होगा भाई, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया हम हैं, ठीक है, अगर हमारा मन है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, ऐसा कभी होगा नहीं, हम शाहजहांपुर छोड़ के ना जाएं। ठीक है, लोग कहते हैं कि बाहर चले जाओ, ज्यादा ग्रोथ है। अबे क्या ग्रोथ है, कुछ ऐसा करो शाहजहांपुर का जलवा हो यार, बाहर जाके क्या होगा। तो ओवरऑल क्या है कि
अब अगर हम यहां से जाएंगे तो हमें कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी यार, ठीक, एनर्जी मतलब मनी कह लो, हम लोगों की लाइफ में एनर्जी मतलब मनी है, पैसा होगा तभी भाग पाओगे यार, सीधी बात है, नहीं है तो फिर जुगाड़ करोगे, कहीं ना कहीं से कुछ तो करोगे ही मेरे भाई। उसी तरीके से अगर बूंद से पार्टिकल अलग होना है तो उस पार्टिकल को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कैसे आती है? आप गर्म करो, गर्म करोगे पानी में से बूंदे भाप बन के उड़ने लगेंगी ना, तो एनर्जी ही तो है। उसी तरीके से इवापोरेशन के लिए, इवापोरेशन मतलब भाई बाष्पीकरण कह लो, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप के द्वारा मॉलिक्यूल को एनर्जी की नीड होती है। उसी प्रकार न्यूक्लियर पार्टिकल जब अदर पार्टिकल से हिट करता है तो अब बूंदों के पास कहां से एनर्जी आ रही है? गर्म करने से। लेकिन जो न्यूक्लियस से पार्टिकल अलग हुआ वो कैसे होगा? तो उसके लिए क्या, हिट होंगे, आपस में हिट होंगे। हिटने से क्या, अभी ऐसे मार के देखो, देखना थोड़ी देर हाथ भी गर्म हो जाएगा और गाल भी गर्म हो, ऊर्जा प्रोड्यूस होगी ना, तो टकराएंगे। हाथ मार के देख लो, गाल पे मत मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तब एनर्जी एक्वायर करता है। एक गिवन टाइम इंटरवल में सर्टेन प्रोबेबिलिटी के साथ पार्टिकल अदर पार्टिकल्स के साथ टकराता है, जिससे पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और सरफेस टेंशन के समान फोर्स प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार पार्टिकल न्यूक्लियर से बाहर चला जाता है, यानी इजेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो सरल भाषा में सरफेस टेंशन के समान फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ? पहली बार में टकराए, अंधाधुंध पार्टिकल टकराना शुरू होंगे और न्यूक्लियर से पार्टिकल एनर्जी जिसे मिलेगी, जिसे ऊर्जा मिलती, फिर वो उड़ना शुरू कर देता है। भाई सीधी सी बात है यार, जैसे हम हमेशा कहते हैं जिसके पास पैसा है, देखना बड़ी बड़ी बातें, मोटिवेशन ये वो सब, और जिसके पास कुछ नहीं है, सीधी बात है। जैसे हमारे नाना क्या कहते हैं, बोले खाना ना कहा करो, बड़ा गंदा शब्द है, खाना, भोजन कहा करो। ठीक है, हमने उनसे कहा, हम लोग ऐसे मजाक में बातचीत होती रहती है हमारी और नाना की, ठीक है, बहुत कुछ, बल्कि हम कई बातें आपको बताते हैं जो हमने उनसे सीखी हैं। तो बुजुर्ग लोगों के पास बैठिए, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो हमने उनसे कहा, नाना वैसे एक बात है। बोले क्या? हम देखिए, जब तक पेट में भरा हुआ है मामला, ठीक, खाना ना मिल, तब तक तो भोजन खाना ये सब होता है, और भूख लगी हो तो फिर आदमी ना खाना खाएगा ना भोजन खाएगा, लाओ फटाफट खाओ, वो वाला मामला ना सर। दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन क्या मतलब भाई? विखंडन। कैसे विखंडन होगा? लो यहां देखो भैया, ये है अपने पास यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम का नाभिक। इस पे एक न्यूट्रॉन आएगा, आके टकराएगा और ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, साथ में ऊर्जा निकलेगी। कैसे निकलेगी, क्या होगा, लो समझते हैं भाई। यहां देखो, हैवी न्यूक्लियस की 2 इक्वल न्यूक्लियाई में स्प्लिटिंग, टूटने को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन कहते हैं भाई। फिजन के रिजल्ट में लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है, जो हमने आपको दिखाया क्यू। ठीक, कैसे एनर्जी रिलीज होती है? साथ में गामा। अब एमिटेड जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। पहला न्यूट्रॉन होता है प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन। ज्यादातर न्यूट्रॉन इसी तरीके के होते हैं, कुछ समय तक निकलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ मिनटों तक निकलते रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं डिलेड। अरे डिले का मतलब ही क्या होता है? लोग कहते हैं ना डिले, जो लोग म्यूजिक से रिलेटेड होंगे लोग कहते हैं डिले बढ़ाओ। डिले का मतलब क्या? या डिले कम करो। सुना आवाज नहीं, रुक रुक के आना, ठीक, आप बोलोगे अब थोड़ी देर में आ रही है, डिले बढ़ा लो, मिक्सर में होता है। या फिर गाड़ी इतने घंटे डिले है, यहां सुना डिले मतलब होता है लेट। तो जो देर तक निकलते रहेंगे 2-3 मिनट तक, उन्हें कुछ मिनटों तक कह दो, 2-3 मिनट ना कहो, उन्हें डिलेड न्यूट्रॉन्स कहेंगे। ये न्यूट्रॉन्स लॉन्ग टाइम तक एमिट होते रहते हैं, लगभग 0.64, एक बहुत छोटी वैल्यू है, वही इतने होते हैं। बाकी 99.36% क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसे? लो भैया, इस तरीके का ये न्यूक्लियस था, ठीक है, धीरे धीरे करके एनर्जी निकलनी शुरू हुई, ये एनर्जी आई, शेप बदला और 2 पार्ट्स में अलग हो गया ये। ठीक है भाई, आओ दिखाते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अकॉर्डिंग किसी लिक्विड ड्रॉप का स्फेरिकल शेप सरफेस टेंशन और डिसरप्टिव फोर्सेस के बीच बैलेंस करता है। ठीक है, बताया हमने, जब डिसरप्टिव फोर्स सरफेस टेंशन से ज्यादा हो जाते हैं तो शेप बिगड़ जाता है और फिर ड्रॉप कभी भी अपनी स्टेट में नहीं आ पाती है। ठीक, लो भाई दिखाते हैं। इसी प्रकार प्रोटॉन्स, अब नाभिक के अंदर कौन होंगे भैया? प्रोटॉन होंगे। लो देखो भाई, नाभिक के अंदर कौन होंगे? न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन। मान लिया 2 प्रोटॉन है, अरे यार जितना जिसका नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे। हीलियम का नंबर मान लिया 2 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्या? जब प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो कूलम्बिक फोर्सेस के कारण न्यूक्लियस में डिसरप्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं तथा न्यूक्लियर फोर्स सरफेस टेंशन के समान एक्ट करते हैं। जो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा होता है वो सरफेस टेंशन के समान काम करेगा। अब दोनों एक ही बात है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पावर ज्यादा है, यानी सरफेस टेंशन एक तरीके से कह लें ज्यादा है, अगर तुलना कर रहे हैं हम तब, तो ये नाभिक नहीं टूटेगा। लेकिन जो इनके बीच में प्रतिकर्षण खिच्चू मचा हुआ है प्रोटॉन के कारण, अगर वो डिसरप्टिव फोर्स अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो ये टूट के अलग हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, जब ये टकराता है एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ जाती है, जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? 2 सेपरेट लाइटर न्यूक्लियस में ये टूट जाता है। ठीक है, यदि एक्साइटेशन एनर्जी न्यूक्लियर फिशन के लिए पर्याप्त नहीं होती है तब एक्साइटेड न्यूक्लियस अनएक्साइटेड स्टेट में गामा रेस को एमिट करते हुए वापस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को रेडिएटिव कैप्चर प्रोसेस कहते हैं। यानी अगर नहीं टूट पाए तो
वापस आ जाएगी दोबारा से अपनी नॉर्मल अवकात में, और कुछ गामा रेस प्रोड्यूस होंगी, यानी केवल ऊर्जा होगी वो, उसे हम लोग कह देंगे रेडिएटिव कैप्चर प्रोसेस। ठीक है भाई। तो हम लोगों ने क्या समझने की कोशिश की, हम लोगों ने समझने की कोशिश की लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो कि बहुत आसान है। क्या है, जैसे एक बूंद होती है उसमें सरफेस टेंशन होता है, वैसे इसमें भी कुछ फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, कह सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, जो होते ही हैं प्रोड्यूस क्या हो जाते हैं, प्लस डिसरप्टिव फोर्सेस। वो कैसे आएंगे, दो प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगा, खिच्चू मचेगा। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा, नहीं ज्यादा होगा तो नहीं टूटेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करेंगे BDKDN BSc, 12,000 से ज्यादा लोग वहां पे जुड़ चुके हैं, जाके फटाफट से जुड़ जाइए और बिल्कुल फ्री शिक्षा का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है और बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे तो सारी चीजें अपने आप शेयर होती रहेंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए सर, फिर मिलते हैं, थैंक यू।